आइए आज प्रायद्वीपीय भारत के बारे में हम लोग देखते हैं। जब भारत के प्राकृतिक प्रदेशों को हम लोग देखते हैं तो इसमें जो पहला आता है आपका उत्तर का हिमालय प्रदेश, दूसरा जो आता है आपका मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय भारत और चौथा आपके कोस्टल एरिया जिसे तटीय क्षेत्र हम कहते हैं। तो ऐसे में आज हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के बारे में देखते हैं, जिसे द पेनिनसुलर प्लेटो भी कहते हैं। तो इस पहली बात तो प्रायद्वीपीय भारत जो कहते हैं तो प्रायद्वीप का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी स्थलाकृति जो तीन और जल से घिरी रहती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो सबसे पहले यही क्लियर कर लीजिए कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो अगर हम प्रायद्वीपीय भारत को देखते हैं तो आपके पूरब में जो है बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में आपका अरब सागर है और दक्षिण में आपका हिंद महासागर है। और इस प्रकार से ये जो स्थलखंड है ये तीन ओर से जो है जल से घिरा हुआ है। तो ऐसी कोई भी स्थलाकृति जो तीन ओर जल से घिरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र आता है जब इसमें, तो नक्शा जरा आप लोग खोल लें और नक्शा खोल लेंगे तो समझने में भी आसानी रहेगी। और इस प्रकार से मैं बोलता जाऊंगा, थोड़ा नक्शे में उन चीज़ को मेंशन करते रहिएगा, देखते रहिए कि हाँ प्रायद्वीपीय वाला चैप्टर कौन सा है, उसे जरा से निकाल लीजिए नक्शे में कि प्रायद्वीपीय चैप्टर का नक्शा। और जो भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा थोड़ा नक्शा में भी देखने का प्रयास करेंगे तो आसानी से मेरी बात को समझ सकेंगे। ये प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल जो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। और ये जो प्रायद्वीपीय भारत है जो आपका प्राचीन गोंडवाना लैंड है ये उसका भाग है। जब आपको इससे पहले जो है हमने आपको बताया था कि जब पूरी पृथ्वी जितनी भी स्थलखंड है जब सारे आपस में लगे हुए थे तो उनको पैंजिया कहा गया। पैंजिया का जब दो भाग हुआ तो ऊपर वाला हिस्सा जो है अंगारा लैंड और नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड है। और गोंडवाना लैंड ही जो है बाद में कुछ भागों में टूटा, जिससे आपका दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका ये सारे क्षेत्र बने थे। तो उसी का ये एक हिस्सा है। तो इसलिए यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है, तो प्राचीन गोंडवाना लैंड का ये भूभाग है। इसके जो औसत ऊंचाई है वो 600 से 900 मीटर के करीब आती है। और जो इसकी रचना है वो प्राचीन आग्नेय शैलों से। ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत को जो है मोस्टली जब आप नक्शे में देखते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये तो प्रायद्वीपीय भारत का जब हिस्सा आप देखते हैं, ये मैंने आधे भारत का ही नक्शा बनाया है। तो यहाँ पे आपका विंध्याचल है, नर्मदा है, ताप्ती है और ये विंध्याचल, नर्मदा और सतपुड़ा और ताप्ती, ये दो पर्वत हैं और दो नदियां हैं। तो इसमें जो विंध्याचल और सतपुड़ा है ये आपके जो है पूरे प्रायद्वीपीय भारत को मोटे तौर पे ये दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, दो भागों में ये डिवाइड करते हैं तो इसका ऊपर का हिस्सा जो यहाँ पर आता है, थोड़ा नक्शा खोल लेंगे, पूरा नक्शा यहाँ पे बना नहीं मिला है तो उसको देखेंगे तो ऊपर वाला जो हिस्सा यहाँ पर रहता है ये आपका मालवा का पठार कहलाता है। और जो नीचे का हिस्सा है इसे हम लोग दक्कन का पठार कहते हैं। दक्कन के पठार को ही कभी कभी दक्कन ट्रैप कह देते हैं। ट्रैप क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी आगे बताएंगे कि दक्कन ट्रैप इसका नाम क्यों पड़ा। लेकिन पहले हम लोग जो देखते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत है इसके जो दो भाग किए गए हैं, जो ऊपरी हिस्सा है विंध्याचल सतपुड़ा के, इसे क्या कहते हैं, इसे मालवा का पठार कहते हैं। और जो निचला हिस्सा आता है इसे दक्कन का पठार कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग मालवा के पठार को देखते हैं कि मालवा का पठार किसे कहते हैं। मालवा का जो पठार है ये त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। नक्शे को आप देखेंगे तो जो इसका विस्तार हुआ है ये आपके एमपी में है और राजस्थान के हिस्से में भी गया है, यूपी का भी दक्षिण हिस्सा छूता है और ये आपके चला जाता है बिहार, और बिहार में जो राजमहल की पहाड़ियां हैं वहां तक जाता है और थोड़ा सा मेघालय के क्षेत्र में भी जाता है। ठीक है, अभी उस चीज को भी हम बताते हैं कि सब कैसे हुआ है। तो यहाँ पर जो है जो मालवा का पठार आपको पहला हिस्सा देख रहे हैं, इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार आकृति में फैली है। नक्शे में जब आप देखेंगे तो ये जो मालवा पठार के उत्तर पश्चिम में वहां पे आपको अरावली पर्वत मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो वहां यही बनता है कि सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, ये अरावली पर्वत है। ये आपका अरावली पर्वत जो है ये सबसे प्राचीनतम पर्वत है, ये प्रश्न पूछा गया है। और ये अपघर्षित है, मतलब इसका इरोजन, इसका इतना ज्यादा अपरदन हो गया है कि ये घिस पिटकर अब अवशेष मात्र रह गया है, इसी से इसकी ऊंचाई भी बहुत कम हो गई है। ये फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत है। तो अरावली से तीन प्रश्न सीधा सीधा यहाँ बनता है कि सबसे प्राचीनतम है, अपघर्षित है और वलित है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये सबसे अहम क्वेश्चन है। अरावली का जो विस्तार है आप नक्शे में देखें, गुजरात में जब आप जाएंगे तो वहां पे पालनपुर जगह पड़ेगी। पालनपुर जगह से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार लगभग 800 किलोमीटर की रेंज में हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है और ये 4 राज्यों में फैला हुआ है।
ये गुजरात है, आपका राजस्थान है, दिल्ली है, हरियाणा है, इन 4 राज्यों में फैला हुआ है। तो यहाँ पर इसे कहते हैं पूरा कैम्ब्रियन युग का ये बना हुआ है। तो सबसे पूरे इस धरती पर जो है सबसे प्राचीन पर्वत अगर कोई है तो आपका अरावली है, और जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है जो माउंट आबू के पास है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये गुरु शिखर भी इसमें पूछा जाता है कि हाँ। तो यहाँ पे अरावली के गुरु शिखर को ध्यान रखिएगा, और ये क्या नाम है, प्राचीनतम, अभ्यर्सित और वलित, इस शब्द को ध्यान रखिएगा, ये हमेशा। और किस काल में है, जैसे मैंने कहा पूरा कैम्ब्रियन युग में जो है ये बना हुआ है। तो पूरा कैम्ब्रियन युग जो है ये पूछा तो नहीं है, लेकिन बन सकता है क्वेश्चन, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब इसी अरावली के पास हम जाते हैं तो अरावली में जो लोग राजस्थान का स्पेशल देते हैं तो उनके लिए जो है यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन अलग से बन जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि जरगा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। कभी कभी आप लोग के एग्जाम में यूपी पीसीएस में भी जो है उसको मिलान करने के लिए क्वेश्चन छोटी पहाड़ियों का नाम देके और उनका स्थान देके मिलान करने के लिए पूछ सकता है। तो जो लोग राजस्थान के स्पेशल का एग्जाम देते हैं, राजस्थान पीसीएस का, तो राजस्थान पीसीएस का जो एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे जो राजस्थान का स्पेशल पूछता है तो उसमें पूछ लेता है कि जरगा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। तो आप उदयपुर देखेंगे तो नक्शे में देखिए कि उदयपुर कहाँ है, तो उदयपुर के पास जो है कि जरगा की पहाड़ियाँ ये आपकी इसी जो है अरावली पर्वत के ही रेंज में पाई जाने वाली पहाड़ियाँ हैं। अलवर के पास आप चले जाइए, अलवर के पास जाएंगे तो वहां पे जिसे कहते हैं कि हर्षनाथ की पहाड़ियां, ये हर्षनाथ की पहाड़ियां भी पूछा है और जरगा की पहाड़ियां भी पूछा है। एक मारवाड़ की भी पहाड़ियां पूछता है, ये राजस्थान के स्पेशल में आता है। तो इसमें जो है तोड़गढ़ नामक स्थान है, तो उस स्थान को इसे कहते हैं मारवाड़ की पहाड़ियां हैं। थोड़ा सा इसको भी ध्यान दे लीजिएगा। तो ये अरावली से इतने क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है। अरावली के बाद जब आप अरावली के ही पूरब में आप आते हैं तो जैसे ही आप मालवा के पठार जाते हैं तो मालवा के पठार के उत्तर में और उत्तर पूरब में आपका बघेलखंड और बुंदेलखंड एग्जाम में अक्सर पूछता है कि पूरब और पश्चिम में कौन है। तो बघेल और बुंदेलखंड जो है, पूरब में बघेलखंड है, पश्चिम में बुंदेलखंड है अगर आप नक्शे में देखेंगे। लेकिन अगर आप मालवा के पठार में देखेंगे तो मालवा के पठार में ये इसके उत्तर में यहाँ पे आपका बुंदेलखंड है और यहाँ पे आपका बघेलखंड है। तो यही कहता है कि कौन पूरब में है कौन पश्चिम में है, ऐसा प्रश्न करके पूछ लेता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी कभी तो प्रश्न ऐसा भी आ जाता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन से जिले शामिल हैं कौन से नहीं हैं, तो नक्शे में आप देखेंगे आपको इजीली दिख जाएगा। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब प्रायद्वीपीय भारत है जो मालवा का पठार का ये बेल्ट है, ये जो है इसका जो ढाल है उत्तर की ओर है और यहाँ पे कुछ नदियां हैं जो विशेष रूप से रहती हैं जिस पर बहती हैं, बेतवा, पार्वती, काली सिंध, चंबल, माही, ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। तो ये प्रमुख नदियां आपके इस ओर रहती हैं। जो वास्तव में इसमें से जो चंबल है, चंबल जो है काफी, ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी नदियां बीहड़ खड्ड बनाते हुए बहती हैं। जैसे नदियां होती हैं ना, तो जब अपने मार्ग से जाती हैं तो कहीं ऊपर नीचा स्थान जो भी काट पीट करती हैं प्रदन के द्वारा, तो जो गहरे खड्ड बन जाते हैं, गहरे गड्ढे बन जाते हैं, तो ऊपर नीचे होते हुए नदियां बहती हैं, तो उसी को बीहड़ खड्ड बोलते हैं। तो चंबल में जो है, वैसे भी एक लाइन पहले कही जाती थी कि चंबल के डाकू, पिक्चरों में अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसा चंबल के डाकू, तो मतलब चंबल, कभी आपने ये नहीं सुना कि हाँ यमुना का डाकू, कभी आपने ये नहीं सुना महानदी का घाट डाकू, तो क्या आपने सुना, आप चंबल का डाकू आपने सुना। तो चंबल का डाकू जो हम कहते हैं क्योंकि चंबल नदी जो है इतना बीहड़ खड्ड बनाते हुए, काटते पीटते हुए बहती है कि जब वो बहती थी तो मार्ग में ऊपर नीचे भूमि के होने की वजह से कभी कभी तो ऊंचाई जो है लगभग 10-12 मतलब 10 फीट, 15 फीट, 25-30 फीट तक की भी ऊंचाई देखने को मिल जाती थी। तो वही ऊपर है नीचे है, ऊपर है नीचे है, तो छुपने का स्थान मिल जाता था डाकू। इसीलिए इसे कहते हैं कि चंबल के डाकू थोड़ा सा फेमस रहे, वहाँ पे वो क्षेत्र थोड़ा सा अविकसित भी रहा। तो इसलिए यहाँ पे जो है चंबल जो नदी है, ये प्रश्न पूछता है कि कौन बीहड़खड्ड बनाते हुए बहती है, तो चंबल नदी बीहड़खड्ड बनाती हुई बहती है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसको भी थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। नक्शे में आप देख लीजिएगा, ये जो बेतवा है, पार्वती है, काली सिंध है, चंबल है, माही है, इनका क्रम पूछता है, चाहे वो पूरब से पश्चिम पूछेगा, चाहे पश्चिम से पूरब पूछेगा, ऐसा क्रम भी पूछता है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, बघेलखंड से, बघेलखंड, बुंदेलखंड, नदियों के क्रम से क्वेश्चन बनेंगे, और अरावली पर्वत में प्राचीनता में घोषित वलित शब्द से क्वेश्चन बनेंगे। तो इन सारे प्रश्नों को थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी पठार के जिसे कहते हैं कि हम थोड़ा सा उत्तर में की ओर जाते हैं, तो वहां पे इसे कहते हैं, उत्तर की ओर नहीं जाइए, ये जो बघेलखंड है, बघेलखंड से आप पूरब की ओर आएंगे, और पूरब के आप बिहार के पास जब जाएंगे तो बिहार और झारखंड में गया, हजारीबाग, रांची, इन 3 जिलों में इसे कहते हैं छोटा नागपुर का पठार, वो भी आपके प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है।
तो प्रायद्वीपीय पठार का है, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो ये जो आपने गया, हजारीबाग, रांची का, तो गया तो आपके बिहार में पड़ जाता है और क्या नाम, हजारीबाग और रांची जो है ये झारखंड में पड़ जाता है। तो इन 3 जिलों में आपका जो है छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है। छोटा नागपुर का पठार जो है, यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो 4-5 प्रश्न बनते हैं विशेष रूप से, इनको ध्यान दे लीजिएगा। जैसे छोटा नागपुर का पठार किन किन जिलों में फैला है, तो गया, हजारीबाग, रांची। छोटा नागपुर के पठार का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो आप पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ को ही कहीं कहीं पारसनाथ भी कहते हैं। तो पार्श्वनाथ या पारसनाथ का है, बात एक ही है, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार की यह सर्वोच्च शिखर है, हद से कहते हैं। इसी छोटा नागपुर के पठार पर, इस पर दामोदर नदी बहती है और दामोदर नदी को ये, क्योंकि ये बहुत प्रदूषित नदी है तो इसीलिए इसको जैव मरुस्थल बोलते हैं। पूछता है जैव मरुस्थल किसे कहते हैं, दामोदर नदी को कहते हैं। और दामोदर, ये जो पूरा क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पे लाख के उत्पादन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। और साथ में जो दामोदर घाटी बहती है, तो दामोदर घाटी जो है, ये दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के लिए भी बड़ा जाना जाता है। तो जरा दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में कौन कौन से कोयला क्षेत्र हैं, नक्शे में जरा इनको भी देखिएगा। खनिज वाले चैप्टर में, खनिज संपदा वाले चैप्टर में, जहाँ पे कोयला चैप्टर रहेगा वहाँ पे आप देखेंगे तो ये चीज आपको आसानी से मिलेगी कि कौन कौन सी जगह है, ठीक है। तो उनको भी हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। तो ये सारे प्रश्न आपके बन रहे हैं, ठीक है। बाद में छोटा नागपुर के पठार के हम उत्तर में जाते हैं, तो वहाँ राजमहल की पहाड़ियाँ, तो वहां पे आप राजमहल की पहाड़ियों को भी देखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है कि छोटा नागपुर के पठार के उत्तर में कौन सी पहाड़ी उसकी उत्तरी सीमा बनाती है और कौन दक्षिणी सीमा बनाती है। तो उत्तरी सीमा की बात आएगी तो राजमहल की पहाड़ियां आएंगी, और जब दक्षिण में आएंगे तो महानदी बनाता है। तो ऐसा ही महानदी उसके दक्षिण में बहती है। तो ऐसा भी एक प्रश्न पूछा है। छोटा नागपुर के पठार से एक प्रश्न ये भी बनता है कि कौन वहां की भ्रंश घाटी से बहती है, तो दामोदर नदी बहती है। तो इसको भी ध्यान देंगे। तो ये सारे प्रश्न जिससे कहते हैं कि आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बगल में आते हैं, तो जब आप बंगाल के पास जाते हैं, अपने नक्शे को देखेंगे, जब बंगाल के पास आप आते हैं तो देखिए वहाँ पे क्या है कि पश्चिम बंगाल के पास बांग्लादेश है। बांग्लादेश के आप उत्तरी हिस्से में आएंगे तो वहाँ मेघालय है। तो जब मेघालय का क्षेत्र है तो वो मेघालय का पठार पूरा कहलाता है। एक्चुअल में जो पतला सा हिस्सा पश्चिम बंगाल का जो भारत का वहाँ से जा रहा है सिक्किम के नीचे की ओर से, वो आप उसकी आकृति थोड़ा सा देखिएगा तो देखिए क्या नाम है, जैसे एक मुर्गी का मुंह होता है तो उसे चिकन नेक कहते हैं। चिकन नेक जो है, तो चिकन, तो जो 7 सिस्टर वाला क्षेत्र है, जिसे आप कहते हैं 7 राज्यों का क्षेत्र, 7 सिस्टर, तो कहते हैं 7 सिस्टर हैं लेकिन है उसमें 8 राज्य। तो ये जो आपका आकृति बन रही है वो देखिए थोड़ा सा जैसे मुर्गे का मुंह होता है, तो कुछ उस प्रकार का बनता है। तो उस वाले, और जो पतला वाला हिस्सा है वो गर्दन जो है, गर्दन के रूप में रहता है, इसलिए उसको चिकन नेक बोलते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, चिकन नेक भी पूछा गया क्षेत्र है, पूछा गया है। तो यहाँ पे मालदा गैप के द्वारा ये अलग होता है, और इस प्रकार से इसे कहते हैं कि जो आपका मेघालय का पठार है, अब मेघालय के पठार से ये, क्योंकि अक्सर पूछता है कि मेघालय का पठार किसका हिस्सा है, ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि मालदा गैप के द्वारा ये अलग हो गया है, बीच में भूमि दबी थी और उसके ऊपर नदियों के द्वारा लाके अवसाद जमा कर दिया गया, तो लगता है कि वो हिस्सा हमसे अलग है और ये बीच में मैदान है, फिर उधर पठार है और इधर भी पठार है। ऐसा नहीं, वास्तविक ये जो प्रायद्वीपीय पठार है उसी पठार का हिस्सा थोड़ा सा नीचे से होता हुआ और जाके वहां एक बार पुनः उभर गया है, और जो बीच में गैप था उसमें आपका अवसाद जमा हो गया, और अवसाद जमा होने से वह क्षेत्र मालदा गैप कहलाया। तो लगता है कि वो मेघालय का पठार हमसे अलग है इस प्रायद्वीपीय भारत से, लेकिन वो अलग नहीं है, इसी का हिस्सा है। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि मेघालय के पठार में जो इसकी पूर्वी सीमा बनाती है वो धनसिरी और सिकिमारी नदी बनाती है, लेकिन जो आपके पश्चिम सिरे में कौन कौन सी हैं, तो गारो खासी जयंता की पहाड़ियां हैं। यहाँ पे रेगमा पहाड़ियों को विशेष रूप से देख लीजिएगा। गारो खासी जयंता तो मोस्टली लोग जानते हैं, लगभग जो भी हल्का फुल्का तैयारी कर रहा है किसी भी लेवल का, चाहे वो पुलिस एसआई की तैयारी कर रहा है तो वो भी जानता है ये सब चीज़ें। लेकिन जो ये रेगमा की पहाड़ियाँ जो हैं ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेघालय के पठार से क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो पूरा क्षेत्र था, ये पूरा मालवा का पठार और मेघालय का पठार, ये आपके इस प्रायद्वीपीय भारत के विंध्याचल सतपुड़ा के उत्तर में स्थित क्षेत्र था। और जब इसके दक्षिण में हम आते हैं तो दक्षिण में दक्कन का पठार आता है। लेकिन इससे पहले आपको एक प्रश्न और जानना है कि जो मैंने यहाँ पे 4 रेखाएं बनाई हैं, ये क्या है। ये एक जो है ये विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल के नीचे आपकी नर्मदा नदी है, नर्मदा के नीचे सतपुड़ा पर्वत है और उसके नीचे आपकी ताप्ती नदी है। तो ये जो चारों क्रम वो है, तो कभी इनका उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर इनका क्रम पूछता है। साथ में इसे कहते हैं ये जो दोनों नदियां हैं ये भ्रंश घाटी से बहती हैं और दोनों नदियां अपने ढाल के विपरीत बहती हैं। तो भ्रंश घाटी से बहती हैं और ढाल के विपरीत बहती हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी घाटी को काट काट के इतना गहरा कर लिया है कि ये अपने ढाल के, जैसे मान लिया ढाल इस तरह है,
मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लिया कोई स्थलखंड है, उसका ढाल ये है, तो इन्होंने काट के नदियों को ऐसा गहरा कर लिया है कि ये इसके विपरीत बहे, तो जिधर ढाल है उसके विपरीत बहे। तो ये प्रश्न पूछा गया है। और नर्मदा और ताप्ती दोनों जो है जब सागर में जाके मिलती हैं, अरब सागर में, तो ये ज्वार नदमुख डेल्टा बनाती हैं, जिन्हें एस्चुरी कहते हैं। और ज्वार नदमुख डेल्टा क्या होता है? ये छिछला डेल्टा होता है। ये पूरा डेल्टा का डेवलप रूप नहीं होता है, तो जो छिछला डेल्टा होता है उसे ज्वार नदमुख डेल्टा या जिसे एस्चुरी भी कहते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा गया, इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। साथ में जब हम दक्कन के भाग में आते हैं, तो दक्कन का मतलब क्या होता है? दक्कन मतलब होता है दक्षिण, और ट्रैप मतलब क्या होता है? दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप, क्योंकि यहाँ जो ज्वालामुखी का उद्गार जब हुआ था, तो एक बार ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, जम के ठंडा हो गया, फिर हुआ, तो कई बार जो है 3-4 बार जो ज्वालामुखी के उद्गार हुए, और परत दर परत इनकी जो संरचना बनी, तो इसी परत दर परत संरचना को एक ट्रैप कहते हैं। और क्योंकि दक्षिण में है इसलिए उसको दक्कन ट्रैप कहते हैं। तो दक्कन ट्रैप वाला हिस्सा ये आपका हो जाता है। अब ये दक्कन ट्रैप जो है, क्योंकि ज्वालामुखी के उद्गार से बना है, तो स्वाभाविक है ज्वालामुखी का उद्गार रहेगा तो इसके अंदर जीवाश्म नहीं रहेंगे। तो जो ये हिस्सा है आपका, ये जीवाश्म रहित है, क्योंकि अगर जीवाश्म रहेगा भी तो जल घुल के राख हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक तो इसे कहते हैं, जो प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं वो क्या बनता है कि दक्कन ट्रैप की उत्तरी सीमा क्या है? तो ये ताप्ती नदी के दक्षिण से दक्कन ट्रैप शुरू होता है। ये किससे निर्मित है? बेसाल्ट निर्मित है। बेसाल्ट चट्टान से ये निर्मित आपका क्षेत्र है, और इसकी मोटाई तो कहीं कहीं इतनी ज्यादा हो गई, लगभग 2 किलोमीटर तक हो गई। तो 2 किलोमीटर तक मोटाई हो जाए, और कहीं कहीं कम भी है, लेकिन 2 किलोमीटर तक मोटाई इसकी मैक्सिमम मोटाई पाई जाती है। तो यहाँ से एक क्रॉस क्वेश्चन बनता है विषय का, ज्योग्राफी विषय वालों के लिए क्वेश्चन बनता है, जो लोग पीईटी वगैरह देते हैं या मान लीजिए पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो कभी कभी कथन कारण भी पूछ सकता है। क्वेश्चन ये बनेगा कि दक्षिण भारत खनिज संपदा में संपन्न है, इसके बावजूद वह क्षेत्र थोड़ा विपन्न है, क्यों? तो उसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ पे खनिज संपदा तो नीचे है, लेकिन ऊपर चट्टान जमी हुई है, तो उसको काट के खोद के निकालना ये बड़ा महंगा है। अब बहुत महंगा है, तो जितना हम काट के खोद के निकालेंगे तो उसमें क्या रहता है कि उतना तो हम बाहर से आयात कर लेंगे। तो इसी वजह से खनिज संपदा तो नीचे दबी हुई है, लेकिन उसका पूरा विदोहन हम नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए दक्षिण भारत में मैक्सिमम जो सिंचाई होती है वो तालाबों से होती है। तो तालाबों से क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे ट्यूबवेल लगाना बहुत कठिन है। तो ट्यूबवेल का जब पाइप गाड़ते हैं तो नीचे अगर चट्टान है तो उतना मोटी चट्टान को काटना ये बहुत टेढ़ी खेल है। इसीलिए वहाँ पे क्या है, तमिलनाडु से एक क्वेश्चन बनता है कि तमिलनाडु में जो है मैक्सिमम सिंचाई किससे होती है? तालाबों से होती है। वर्तमान में वहाँ पर 1 लाख से ऊपर तालाब है, तो आज भी वहाँ अच्छा, क्योंकि बरसाती सीजन की नदियाँ हैं, तो जब हमारे यहाँ मानसूनी क्षेत्र है, तो जब बारिश होती है तो तालाबों में पानी इकट्ठा जाता है और साल भर हम उनका उपयोग करते रहते हैं। इसलिए वहाँ पे नहर खोदना भी कठिन है और ट्यूबवेल लगाना भी कठिन है, तो यही कारण है। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन यहाँ पे दक्कन ट्रैप से बन रहा है, पहला क्वेश्चन कि ताप्ती के दक्षिण से शुरू होता है, दूसरा क्वेश्चन ये बेसाल्ट निर्मित है, और तीसरा जीवाश्म रहित है। और यहाँ पे जो आपका गुजरात वाला बेल्ट है और जो आपका महाराष्ट्र का है, ये बेसाल्ट निर्मित काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो काली मिट्टी जो बेसाल्ट निर्मित है, इसमें ये लोहांश की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, और ये आपके गन्ने और क्या नाम है कपास के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। थोड़ा इनको भी ध्यान रखिएगा, ये गन्ना और कपास के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो महाराष्ट्र से, गुजरात से, तो ये एक प्रश्न से आते हैं। दूसरी बात, इस महाराष्ट्र को थोड़ा, महाराष्ट्र का प्राकृतिक नक्शा आप लोग खोलिए, और महाराष्ट्र के प्राकृतिक नक्शे में वहाँ से कुछ पहाड़ियाँ हैं जिनसे विशेष रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे अजंता की पहाड़ियाँ, सतमाला की पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ, ठीक है, ये तीनों पहाड़ियाँ आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको विशेष रूप से देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये भीमा बेसिन वगैरह ये सब जो आ रहे हैं, तो इन सब को थोड़ा देख लीजिएगा, ये सब कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा गया है, इनका क्रम भी देख लीजिएगा। इसके क्रम में थोड़ा सा आपको एक आध दो जिसे कहते हैं कि अभी पहाड़ियाँ मिलेंगी आगे, तो उनको भी अभी दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण वो क्रम पूछता है, तो कौन कौन सी है अभी लास्ट में मैं आपको मेंशन करता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से ये दीजिए कि जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके दक्षिण में आप आते हैं कर्नाटक के पास, तो कर्नाटक के दक्षिण में आपका मैसूर का पठार है, और मैसूर का जो पठार है और उसी के पश्चिम में चले जाएंगे तो वहाँ पे मलनाड क्षेत्र, मलनाड क्षेत्र जो है ये उच्च भूमि का क्षेत्र है और वनस्पतियों से आच्छादित क्षेत्र है। तो मलनाड से भी क्वेश्चन पूछा गया है, मैसूर के पठार से भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे अजंता सतमाला हरिश्चंद्र की पहाड़ियों से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन सब को ध्यान दे लीजिएगा, ये सब कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जो मलनाड का क्षेत्र है ये खनिज संपदा में भी काफी संपन्न है, तो एक ये भी प्रश्न बनता है खनिज संपदा में संपन्न क्षेत्र, ठीक है। बाद में जो उसी कर्नाटका में आप आते हैं तो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ भी उसी क्षेत्र में, तो बाबा बुदन की पहाड़ियों से जो बाबा बुदन की पहाड़ी उस क्षेत्र का सबसे सर्वोच्च भूमि है या सर्वोच्च शिखर कह लीजिए।
ठीक है। तो ये सारे क्या आपके कर्नाटक के पठार से भी जो है, जैसे मलनाड क्षेत्र हो गया, खनिज संपदा में संपन्न हो गया, आपका बाबूगंज की पहाड़ियां हो गई, ये सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। इन सबको थोड़ा सा विशेष रूप से आप देख लीजिएगा। जब इसे कहते हैं कि हम जो है थोड़ा सा तमिलनाडु की ओर चलते हैं, तो तमिलनाडु में कुछ पहाड़ियां हैं जिनका क्रम बहुत पूछता है, इनको ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में हम दक्षिण से उत्तर की ओर चलते हैं, ठीक है। तो वहां पे इसे कहते हैं कि नीलगिरी है, पालकोडा है, नल्लामलाई है, जावदी है, सेवराई की पहाड़ियां हैं। इनका क्रम देख लीजिएगा कि आपका नीलगिरी, पालकोडा, नल्लामलाई, जावदी, सेवराई की पहाड़ियां कहाँ हैं। इनका दक्षिण से उत्तर क्रम देख लीजिएगा या उत्तर से दक्षिण क्रम देखिएगा। लेकिन इसी क्रम में आप इसको मिला लीजिएगा। अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र, एकाध नाम यहाँ से देगा, एकाध नाम यहाँ से देगा, एकाध नाम जिसे कहते हैं कि आपका कैमूर की पहाड़ियां या जिसे कहते हैं राजमहल की पहाड़ियों से देगा। तो कभी कभी क्या होता है, अब देखिए कैमूर छत्तीसगढ़ के उत्तर में पड़ता है, राजमहल बिहार के उत्तर में पड़ता है, तो दो नाम ये दे देगा। महादेव पर्वत आपके जो है अरवली विंध्याचल से दे देगा। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है जो आपका विंध्याचल पर्वत है, इस विंध्याचल पर्वत को भी जो है यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसे राजपीपला की पहाड़ियां किसे कहते हैं, महादेव पर्वत किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, इन सब को नक्शे में देखिएगा। ये सब कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं और इन सब को देखने का प्रयास करेंगे तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा। मैं कोयम्बटूर के पास था। अब जरा कोयम्बटूर में तो जो पहाड़ियां हैं इनको आपने देखा, कोयम्बटूर में ऊटी बहुत पूछता है कि उटकमंगल, ये जो है ये उटकमंड या ऊटी ये कहाँ है, ये नीलगिरी में है। और नीलगिरी इसी के दक्षिण में ही आपका पालघाट दर्रा है। अब पालघाट दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर और सॉरी ये जो है तमिलनाडु और केरला को जो है ये जोड़ता है। क्योंकि जो नीलगिरी की पहाड़ी हैं, जब यहाँ पर हम आते हैं तो ये पूर्वी घाट और पश्चिम घाट यहाँ कोई जोड़ता है, तो कौन जोड़ता है, नीलगिरी की पहाड़ियां जोड़ती है। तो एक प्रश्न तो आपका इससे बनता है, ठीक है। तमिलनाडु और केरला को जोड़ने वाली कौन सी पहाड़ी है, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी है। उसके दक्षिण में पालघाट दर्रा है जो इस ओर से इस ओर जाते हैं, जाने का ये पासवे है, इसको ध्यान रखिए। यहाँ से बाद में ये जो कोयम्बटूर मदुरै का क्षेत्र है, ये एक उच्च भूमि का क्षेत्र है जो वैगई और ताप्पाड़ी नदी बेसिन के बीच में पड़ता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस क्षेत्र से वैसे भी ये औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल एरिया है, इस पर विशेष रूप से फोकस करिए। इसको फोकस करने के बाद जो है पुनः आप कावेरी और पेन्नार नदियों के बीच में आइएगा। कावेरी और पेन्नार नदियों के बीच में मेलागिरी श्रेणी पूछता है, तो मेलागिरी श्रेणी को देखिएगा क्योंकि ये चंदन की लकड़ी के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो इसलिए मेलागिरी क्षेत्र जो है ये कावेरी और पेन्नार नदियों के बीच में पड़ता है। ये वही कावेरी है जहां पर होजेकल प्रपात जो बनता है। तो होजेकल प्रपात भी कई बार पूछा गया प्रश्न है कि होजेकल प्रपात कहाँ बनता है, ये कावेरी पर बनता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं एक एक करके, ठीक है। और इसी में इसे कहते हैं कि जब हम क्या नाम है दक्षिण के पठार पे आते हैं तो इसकी पूर्वी सीमा पे और पश्चिमी सीमा पे, पूर्वी सीमा पे पूर्वी घाट और पश्चिमी सीमा पे पश्चिमी घाट है। और जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट को ही हम लोग सह्याद्री पर्वत कहते हैं। और सह्याद्री पर्वत जो कहते हैं इसी, और ये ताप्ती के दक्षिण से यहाँ शुरू होता है, ये पतला सा बेल्ट जो यहाँ पर आता है, ये यहाँ पे ताप्ती के दक्षिण से शुरू होता है और कुमारी अंतरिक्ष तक आता है। लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में और 50 से 80 किलोमीटर की चौड़ाई में ये आपका क्या है, पश्चिमी घाट फैला हुआ है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो दोदा बेटा है। अब दोदा बेटा में और अक्सर अनाई मंडी में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, इसे विशेष रूप से ध्यान दें। जब कहेगा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तब आप दोदा बेटा कहेंगे, लेकिन जब कहेगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो आप अनाई मंडी कहेंगे। तो ये दो प्रश्न यहाँ पे बन रहे हैं विशेष रूप से, इनको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसे जो है जब उत्तरी सह्याद्री में आते हैं, सह्याद्री के उत्तरी भाग में, तो यहाँ पे थाल घाट और घोर घाट नामक दो दर्रे हैं। इनका मार्ग बहुत पूछता है कि थाल घाट का दर्रा कहाँ से आता है, तो मुंबई से कोलकाता के लिए मार्ग जाता है। लेकिन जब घोर घाट हम कहते हैं तो मुंबई से पूना के लिए मार्ग जाते हैं। तो इस पर भी फोकस करना है कि थाल घाट घोर घाट से कहाँ को मार्ग जाते हैं। और जब हम पश्चिमी घाट पूर्वी घाट में आते हैं तो पूर्वी घाट में ये महानदी जो यहाँ पे है, इस महानदी के दक्षिण से लेकर और कुमारी अंतरिक्ष तक, यहाँ नीलगिरी पर्वत तक जो आप कह लीजिए कि जो फैला हुआ है, इसे क्या कहते हैं, पूर्वी घाट कहते हैं। और पूर्वी घाट की जो सर्वोच्च शिखर है वो महेंद्रगिरी, और जो महेंद्रगिरी है ये है कहाँ, उड़ीसा के गंजाम में। तो इस प्रकार से पूछता है, थोड़ा सा इस क्रम को विशेष रूप से जाने। जब कहेगा अरावली की सर्वोच्च चोटी तो आप गुरु शिखर कहेंगे। जब छोटा नागपुर के पठार की सर्वोच्च चोटी कहेगा तो आप पार्श्वनाथ या पारसनाथ कहेंगे। जब विंध्याचल का सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो आप जो है मैकाल पर्वत बोलिएगा।
जब जिसे कहते हैं पूर्वी घाट का सबसे अच्छा, हाँ, सतपुड़ा का जब कहेगा तो धूपगढ़ बोलिएगा। जब पश्चिमी घाट, ये सह्याद्री पर्वत या पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी तो दोदा बेटा। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो आप कहेंगे अनाईमुंडी। और जब कहेंगे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो आप जो है महेंद्रगिरी कहेंगे। तो इस प्रकार से इनकी जो सर्वोच्च चोटियां हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब जिसे कहते हैं रफली बताने का प्रयास किया गया है, मोटी मोटी जगहों को कम समय में ज्यादा समेटने का प्रयास किया गया है, इनको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक काम और देख लीजिएगा, ये यहाँ पे अन्नामलाई है और ये अन्नामलाई है। यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि नीलगिरी, पालनी, अन्नामलाई, इलायची, इनका क्रम बताने के लिए कहता है। तो इन क्रम को थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसको यहाँ पे मैं बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। जब हम जाते हैं ये एक तो ये इधर आता है, ये इधर जाता है और ये ऐसे। तो सबसे ऊपर जो है ये नीलगिरी है, देखिए ये बना हुआ है, ये नीलगिरी है। नीलगिरी के बाद फिर आपकी पालनी आती है, फिर अन्नामलाई आती है और फिर इलायची। इलायची की पहाड़ियों को ही कार्डमम की पहाड़ियां भी कहते हैं। तो इनको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं कि ये क्रम पूछता है कि नीलगिरी, पालनी, अन्नामलाई, इलायची, इनका क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर में। तो इस क्रम को भी देखिएगा। तो ये सारे प्रश्न आपके कहीं ना कहीं जैसे विशेष रूप से बहुत कम समय में आपको समेटने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो इनको एक बार देखिएगा और जब भी इसे पढ़िएगा तो नक्शे से ही पढ़िएगा, तभी इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट विशेष रूप से क्लियर होगा। एक दो बार दिक्कत आएगी, लेकिन निश्चित ही अगर आप एक बार रफली इसको पढ़ लेते हैं तो, क्योंकि जो चीजें हैं अस्थायी हैं, एक बार अगर आप समझ गए तो हमेशा के लिए आपका ये बना रहेगा।